दोस्तों नमस्कार सभी को। देखिए, हमारी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की मिट्टियों के सामान्य प्रकार की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कि राजस्थान में जो मिट्टियाँ पाई जाती है उन मिट्टियों का अमेरिकी कृषि विभाग के अनुरूप इन मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो इन कुछ वर्ष के पूर्व ही एक नई पद्धति को यहाँ अंतिम रूप दिया गया है। ठीक है, जो कि पूर्व निरीक्षण के बाद में अब उसे विश्व के सभी जो कुछ प्रमुख मृदा वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा क्या कर लिया गया है, इन्हें स्वीकृत कर लिया गया है। ठीक है, और इस नई पद्धति में मृदा की उत्पत्ति के कारकों को आवश्यकता के अनुरूप उन्हें महत्व देते हुए अधिक महत्व मृदाओं के मौजूदा गुणों को दिया गया है। ठीक है, वहाँ पर जो मृदा में पाए जाने वाले मौजूदा गुण हैं उनको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, तो इनके आधार पर राजस्थान की इन मिट्टियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। कौन कौन से भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है। तो राजस्थान की मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण जो कि अमेरिकी कृषि विभाग के अनुरूप बताया गया है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर राजस्थान के कौन कौन से ज़िलों में है। वैसे आपको मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि एंटीसोल्स मृदा राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी, एंटीसोल्स मिट्टी। ठीक है, जिसे साधारण रूप से हम जानते हैं कि मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है, एंटीसोल्स ही एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का क्या है, समावेश होता है। इसी मिट्टी में विभिन्न प्रकार की जलवायु की मिट्टियों का समावेश होता है तथा पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस मृदा समूह है या इस वर्ग की मृदा का क्या है, विस्तार पाया जाता है। ठीक है, इनका रंग प्राय क्या होता है, हल्का पीला भूरा होता है। ठीक है, हल्का पीला भूरा, हल्का पीला भूरा। कौन सी मिट्टी का, एंटीसोल्स मिट्टी का। ठीक है, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, इसे हम मरुस्थलीय मृदा के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रकार है मिट्टी का एरिडोसोल्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एरिड मतलब शुष्क मृदा। ठीक है, एरिडोसोल्स यह वह खनिज मृदा है जो अधिकतर शुष्क जलवायु में ही पाई जाती है। कौन सी जलवायु में, शुष्क जलवायु में ही पाई जाती है। मुख्य रूप से राजस्थान के जो बांगड़ क्षेत्र के ज़िले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर जिलों का कुछ क्षेत्र, ठीक है, इनमें यह मृदा विस्तृत है। कौन सी, एरिडोसोल्स। ठीक है, जिसे हम राजस्थान के अर्ध शुष्क प्रदेश में या शुष्क मृदा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट प्रकार इंसेप्टिसोल्स मृदा। इंसेप्टिसोल्स मृदा राजस्थान में अर्ध शुष्क से लेकर के आर्द्र जलवायु तक के कहीं भी यह मृदाएं पाई जा सकती है, लेकिन शुष्क जलवायु में कमी नहीं पाई जाती है। शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती है। कौन सी, इंसेप्टिसोल्स मृदा। ठीक है, शुष्क जलवायु में कभी नहीं पाई जाती है। यह राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मृदा अरावली पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार की मिट्टियाँ जयपुर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर जिले के जलोढ़ मृदाओं के मैदान में भी कहीं कहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, कहीं कहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के समकक्ष मुख्य रूप से इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है अल्फीसोल्स। ठीक है, अल्फीसोल्स मिट्टी यह राजस्थान के मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा,
बूंदी का जो क्षेत्र है उनमें, और डूंगरपुर बांसवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अल्फिसोल्स मिट्टी पाई जाती है। यह पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से अल्फिसोल्स यह मिट्टी जो कि नवीन जलोढ़ मृदा के रूप में जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स मृदा, यह झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, इन जिलों में विस्तृत है। इसी के साथ साथ इनके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इनमें अधिकांशतः उपस्थित होने से इनमें अत्यधिक क्ले, चिकनी मिट्टी उपस्थित होने के कारण से यह मिट्टी क्या है, वर्टिसोल्स, काली मिट्टी, मटियारी मृदा के रूप में भी जानी जाती है। विशेष रूप से हाड़ौती क्षेत्र एवं उसके समकक्ष जो ये क्षेत्र है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के कुछ क्षेत्रों में यह पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का जो नवीन वर्गीकरण है जो कि अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा किया गया है, जिन्हें 5 भागों में बांटा गया है। आगे है दोस्तों, मृदा अपर्दन एवं मृदा अपर्दन के प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, मृदा अपर्दन, देखिए दोस्तों, मृदा अपर्दन मृदा के आवरण का विनाश या कटाव ही क्या कहलाता है, मृदा अपर्दन कहलाता है। मिट्टी के अपर्दन एवं प्रसार को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्रेपिंग डेथ, रेंगती हुई मृत्यु। किसको, मृदा के आवरण का जो विनाश या कटाव होता है वह मृदा अपर्दन कहलाता है, तथा मिट्टी के अपर्दन व प्रसार को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपर्दन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी है। इसी के साथ साथ मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन एवं अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। ठीक है, तो इसमें मृदा अपर्दन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। मृदा अपर्दन के प्रकार, ठीक है, मृदा अपर्दन के प्रकार में सबसे पहले पवन द्वारा अपर्दन। पवन द्वारा अपर्दन, देखिए दोस्तों, पवन द्वारा मिट्टी की जो ऊपरी परत है शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में इसका अपर्दन अत्यधिक होता है। ठीक है, वो क्या होता है, पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा दिया जाता है, उड़ा करके पवनें ले जाती है और दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देती है। विशेष रूप से पवनों के द्वारा जो ये अपर्दन होता है वह कहाँ पर होता है, शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में अत्यधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार के अपर्दन में वायु द्वारा मिट्टी काटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछा दी जाती है या निक्षेपित कर दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा धरातल की जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत का अपर्दन क्या होता रहता है। धीरे धीरे यह क्षेत्र अनुपजाऊ बन जाते हैं। इसके अलावा तेज वायु क्या कर देती है, बोए हुए खेतों पर भी बालू की परत जमा कर देती है, जिसके फलस्वरूप अतिरिक्त तेज वायु से क्या होता है, जब वो वहाँ पर बालू की परत जमा कर देती है तो उसके परिणाम स्वरूप फसलें क्या हो जाती है, अंकुरित नहीं हो पाती है। और वायु अपर्दन राज्य में सर्वाधिक मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी जिलों में होता है। पश्चिमी जिलों में होता है। वायु पवन द्वारा अपर्दन मुख्य रूप से पश्चिमी जिलों में
होता है। ठीक है, इसके बाद में है जल द्वारा अपर्दन। जल द्वारा अपर्दन, देखिए दोस्तों, जल द्वारा अपर्दन, जब तेज वर्षा होती है तो भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में प्रवाहित जल द्वारा क्या होता है, किया गया जो अपर्दन है वो महत्वपूर्ण होता है। बहता हुआ जल अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को क्या कर देता है, काट करके परत दर परत के रूप में बहा कर ले जाता है। ठीक है, और उससे जल अपर्दन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर हो जाता है। ठीक है, और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपर्दन मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे कि अवनलिका अपर्दन है, अवनलिका अपर्दन। ठीक है, अवनलिका अपर्दन सामान्यतः तीव्र ढालों में होता है। वर्षा में जब गहरी हुई अवनलिकाएं होती है वह क्या कर देती है, कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, बांट देती है। जो गहरी अवनलिकाएं होती है वह कृषि भूमि को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिससे कृषि के लिए वो क्या हो जाती है, अनुपयुक्त हो जाती है। और जिस प्रदेश में ये अवनलिकाएं या फिर बीहड़ अधिक संख्या में हो जाते हैं उसे फिर क्या कहते हैं, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में ऐसे बेहद सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं, चंबल नदी द्रोणी में, चंबल नदी द्रोणी में ऐसी उत्खात स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति या बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल नदी द्रोणी मुख्य रूप से कुख्यात है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जल अपर्दन चंबल नदी द्वारा एवं इसके बहाव क्षेत्र हाड़ौती, सवाई माधोपुर, करौली, इसके बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं, हाड़ौती क्षेत्र, इसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिला। ठीक है, जो कि क्या है, चंबल नदी का अपर्दन क्षेत्र है। ठीक है, इससे सर्वाधिक जल का अपर्दन और सर्वाधिक जो मृदा का अपर्दन होता है वह इसके बहाव क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में होता है। ठीक है, अब ये अपर्दन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इन अपर्दन के कारणों के बारे में देखते हैं। किन कारणों से अपर्दन, मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, ये तो मृदा अपर्दन के प्रकार हुए, पवन अपर्दन, जल अपर्दन और अवनलिका अपर्दन मुख्य रूप से। इसके बाद में इनके कारण, मृदा अपर्दन के कारण कौन कौन से हैं, मृदा अपर्दन के कारण। सबसे पहले इसमें वनोन्मूलन, वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन, पौधों की जड़ें जब मृदा को बांधे रखती है तो मृदा को बांधे रखने से उसमें क्या होता है, अपर्दन नहीं होता है। अपर्दन को क्या करती है, रोकती है, क्या, पौधों की जड़ें। लेकिन जब पेड़ों को काट दिया जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, पेड़ों को काटने के बाद में वनों के विनाश से वहाँ मृदा का वायु एवं जल अपर्दन शीघ्रता से होता है। ठीक है, एक बार वापस वनोन्मूलन को ध्यान से सुने कि पौधों की जो जड़ें होती है वो क्या होती है, मृदा को बांधे रखने में अपर्दन को रोकती है। लेकिन इनको काट देने के कारण से, वनों का अंधाधुंध कटाई होने के कारण से मृदा का वायु एवं जल द्वारा अपर्दन शीघ्रता से होता है। ठीक है, इसी के साथ है पशुचारण। पशुचारण यह भी सॉरी, पशुचारण, अर्धशुष्क व चरागाह क्षेत्रों में रहने वाले निवासी क्या करते हैं, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पालते हैं।
क्यों? क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्रों में वहाँ पर पानी की कमी के कारण से वह कृषि नहीं होने के कारण से भेड़ बकरियाँ सर्वाधिक मात्रा में पालते हैं और पालते रहे हैं। वे क्या करते हैं, भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक चर करके उसे समाप्त कर देते हैं। जो छोटे छोटे भेड़ बकरियाँ वह उनको चराने के लिए क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो वहाँ पर भूमि पर जो वनस्पति होती है, झाड़ियाँ, उनको अंतिम बिंदु तक क्या कर देती है, चर करके समाप्त कर देते हैं। और यह भाग ढीले क्या हो जाते हैं, ढीले भाग जल तथा मिट्टी के जल तथा पवन के वेग से क्या है, मिट्टी यहाँ से बह करके दूसरे स्थान पर चली जाती है, अपरदित हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, भूमि अनुपजाऊ भी बन जाती है और मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट है झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि या वालरा कृषि। वालरा कृषि, इस प्रकार की कृषि आदिवासियों के द्वारा क्या किया जाता है, वनों को काट करके कृषि योग्य बनाया जाता है और उसके बाद में उपयुक्त क्षेत्रों में वहाँ पर वनों को काट करके खेती की जाती है। जब तक वह उपजाऊ भूभाग रहता है वहाँ पर खेती करते हैं, उसके बाद में फिर वह अनुपजाऊ होने पर, अनुर्वर होने पर उसे क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से भी मिट्टी का अपरदन होता है वहाँ पर खुले छोड़ देने के कारण से। विशेष रूप से राजस्थान में उदयपुर संभाग में भीलों के द्वारा इस प्रकार की जो झूमिंग कृषि या वालरा कृषि की जाती है, ठीक है, वह भी मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद में अत्यधिक सिंचाई, अति सिंचाई, ठीक है, अति सिंचाई। देखिए अत्यधिक सिंचाई, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग क्या है, सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है, ठीक है। अत्यधिक जल का उपयोग करने से वह भूमि क्या हो जाती है, लवणीय होती जा रही है और मृदा के निचले स्तरों में जमा नमक धरातल के ऊपर आकर के क्या हो जाता है, भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देता है, ठीक है। विशेष रूप से हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जो राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर का जो क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र, वो इस प्रकार से प्रभावित है। इसके बाद में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, ठीक है। रासायनिक उर्वरक ये जब मृदा को पर्याप्त हुमस या मृत जीवांश नहीं मिलते हैं तो रसायन इसे क्या कर देते हैं, कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है, ठीक है। इसी के साथ कृषि के अवैज्ञानिक तरीके या कृषि के अवैज्ञानिक ढंग, ठीक है। कृषि के अवैज्ञानिक ढंग अपनाकर भी या अवैज्ञानिक तरीके अपनाकर भी किसान स्वयं क्या है, मिट्टी के शरण को बढ़ा रहा है तथा ढालू क्षेत्र में समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई न करने से, दोषयुक्त फसल चक्र, रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स अपनाने से या फिर आवरण फसलों के गलत तरीकों से भी क्या है, मिट्टी का शरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आगे है दोस्तों, इसके बाद में मृदा अपरदन के कारणों के बाद नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी संबंधी जो समस्याएं पाई जाती है वे कौन कौन सी समस्याएं हैं। देखिए राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्या, राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्या। दोस्तों राजस्थान में मिट्टी संबंधी समस्याओं में ये जो मिट्टी की उपजाऊपन को घटा रही है, उनमें जलाधिक्य,
जलाधिक्य, जल की अधिकता या फिर सेम की समस्या, सेम की समस्या मैंने अभी आपको बताया था अति सिंचाई में, उसी प्रकार से लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। वैसे ही जलाधिक्य सेम की समस्या भी एक बड़ी समस्या है जो कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति को घटा देती है। ठीक है, जैसे कि जब किसी क्षेत्र में जल का स्तर फसल के जल क्षेत्र में क्या हो जाता है, जल क्षेत्र में स्थित मिट्टी को आर्द्रता प्रदान करके वायु के सामान्य प्रवाह को रोक देता है, जिससे मिट्टी में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, दलदली हो जाती है। और इसी समस्या के निवारण के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक जल को फैलने से रोकना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अतिरिक्त जल के निकास के लिए खेतों में नालियों का निर्माण करना बहुत ही आवश्यक है। नलकूपों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण एवं अच्छी जल निकास व्यवस्था आदि तरीकों को अपना करके इस समस्या का निवारण भी संभव हो सकता है। राज्य की लगभग हम बात करें 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि इस समस्या से पीड़ित है। 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि, ठीक है, जो कि सेम समस्या से ग्रसित है। ठीक है, विशेष रूप से इस प्रभावित क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का भाग है, क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वह इस समस्या से ग्रसित है। ठीक है, दूसरा है भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। भूमि की उर्वरा शक्ति का निरंतर कम होना। ठीक है, राज्य के किसान बहुत निर्धन है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि पर नवीन एवं उन्नत साधनों का उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण से प्रति एकड़ निरंतर क्या होती जाती है, उत्पादन में कमी होती जाती है। इसके समाधान के लिए मिट्टी के कटाव को रोकना, जलाधिक्य की समस्या का निवारण करना, ठीक है, जो सेम की समस्या पैदा हो रही है उसका निवारण करना, भूमि को ऊसर होने से बचाना, अनुपजाऊ होने से बचाना तथा फसलों को अदल बदल करके बोना, खाद का नियमानुसार उपयोग करना एवं वैज्ञानिक कृषि विधियों को अपनाया जाना भी आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है खरपतवार की समस्या। खरपतवार की समस्या, खरपतवार की समस्या। दोस्तों, मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों का शोषण मुख्य उपज के साथ उग जाने वाले अवांछित पौधे जो कि बड़ी मात्रा में होते हैं या फिर पौधे बड़ी मात्रा में कर लेते हैं और मुख्य उपज का उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे मानवीय श्रम के द्वारा उन्हें हटा करके फसलों में क्या किया जाता है, हेर फेर करके एवं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके उन्हें दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला खरपतवार की समस्या के बाद है मरुस्थलीय प्रसार। मरुस्थलीय प्रसार, ठीक है, मरुस्थलीय प्रसार पिछले कई सालों से देखने में आता है कि यह समस्या धीरे धीरे क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, अगर हम देखें कि इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सका तो यह केवल राजस्थान की नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के अधिक कृषि भूमि क्षेत्र भी क्या हो जाएंगे, इस मरुस्थलीय प्रसार के कारण से बेकार हो जाएंगे। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ठीक है, काजरी, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी
की भी स्थापना की गई है जोधपुर में, जो कि निरंतर इसके लिए अनुसंधानरत है और इस समस्या के निदान हेतु वृक्षों की पंक्तियां पवनों के विरुद्ध लगाई जा रही है। ठीक है, तथा शीघ्र उगने वाले पेड़ पौधों का परीक्षण करके उन्हें भी इस मरुस्थलीय जिलों में उगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसके प्रसार को रोका जा सके। ठीक है, और मरुस्थलीय इसमें अपरदन को रोकने के लिए इन्हें क्या किया जा सके, अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इस वनस्पति जैसे वनस्पति बढ़ेगी तो उससे मरुस्थलीय भूमि में भी क्या होगी, कंट्रोल होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि मरुस्थलीकरण के रोकने के या अपरदन के रोकने के उपाय क्या हैं। मृदा अपरदन को रोकने के प्रमुख उपायों में हम बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों पर जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि में एवं नदियों के किनारे वृक्षारोपण किए जाने चाहिए। इसी के साथ साथ चराई पर, अत्यधिक पशुचारण पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। फसलों को अदल बदल कर बोते रहना चाहिए एवं समय पर खेतों को पड़ती भी छोड़ना जरूरी है। ठीक है, तथा बहते हुए जल के वेग को रोकने के लिए खेतों में मेड़बंदी करना, ऊंची भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार एवं मैदानों में टेढ़ी मेढ़ी खेती की पद्धति अपनाना आवश्यक है। मतलब ढाल के विपरीत खेती करना जरूरी है। ठीक है, समोच्च रेखीय जुताई। इसी के साथ बढ़ते हुए जल की मात्रा में कमी करना भी आवश्यक है, जिसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों के ढाल पर अथवा ऊंचे नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल को एकत्रित करने के लिए छोटे छोटे तालाबों का निर्माण किया जाना चाहिए। नदियों के मार्ग में बांधों का निर्माण करवाया जाए। ठीक है, तथा खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ऐसे बांध बनवाए जाए जो एकत्रित जल को अनेक भागों में बांट सके। इससे क्या होगा, जल का वेग भी कम हो जाएगा और मिट्टी भी बह करके नहीं जाएगी। ठीक है, तथा राजस्थान के सभी भागों में गांवों, कस्बों एवं नगरों के बाहर पशुओं को निश्चित चरागाह उपलब्ध करवाए जाए और मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां या वृक्षों की पेटियां भी लगाई जानी चाहिए। मतलब पंक्तिबद्ध रूप में वृक्ष लगाए जाने चाहिए, जिससे कि मृदा के अपरदन को रोका जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो ये राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित जो टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।